सबसे हॉट टॉपिक आज के डेट पे जो है वो है कंसीविंग, या फिर कंसीव तो कर ले रहे हैं लेकिन मिसकैरेज हो जा रहा है, या फिर 9 मंथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो आज का लाइफस्टाइल ऐसा क्या है जो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? हम जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमेशा यूट्रस को समझाते थे कि इट्स लाइक अ सॉइल, ज़मीन की तरह से। तो कुछ ज़मीन फर्टाइल होती है, कुछ ज़मीन इतनी फर्टाइल नहीं होती है। ये सुनने में आता है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो पहले आपको पीसीओडी पीसीओएस का आपको इलाज करवाना पड़ेगा। तो क्या ये मिथ है या इट्स ट्रू? अगर किसी का लो स्पर्म है तो क्या लो स्पर्म क्वालिटी एक अच्छे हेल्दी बेबी को प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर उसमें उनको कुछ मेहनत करनी चाहिए? डोंट से दैट यू आर अनलकी, बिकॉज आपने कितने मिलियन लोगों को हराया है आपने अपने आप को आने के लिए। इट्स ट्रू। अच्छा, ये आईवीएफ को लेके भी बहुत ज़्यादा मिथ है, जैसे कि हम आज बहुत सारे मिथ को तोड़ने के लिए बैठे हैं। मिथ सबसे बड़ा ये है कि आईवीएफ अगर कोई करवाता है तो शरीर पे बहुत इसका असर पड़ता है। आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, फिर आपकी बॉडी अजीबोगरीब स्थिति में होती है, यहाँ तक कि कैंसर की भी समस्या हो सकती है। तो इज़ इट ट्रू, और क्या है इसके पीछे का सच? पुराने टाइम पे तो कहा जाता था, मैं तो आज भी बोलती हूँ, एक औरत का दूसरा जन्म होता है। तो प्रेगनेंसी एज सच पर से इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन दोनों को लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। सी सेक्शन अगर किसी ने करवा लिया तो अरे सी सेक्शन हो गया, डॉक्टर्स ने पक्का कोई चाल चली होगी तभी सी सेक्शन हुआ है, पैसे बनाने के लिए किया गया। लेकिन लोग ये समझते नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। तो इस चीज़ को डिफ़ाइन कीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी अलग है और सी सेक्शन डिलीवरी बहुत अलग है, जो आपके हेल्थ पे इशू क्रिएट करेगा। आप गायनेकोलॉजिस्ट फील्ड आपने क्यों चूज़ किया? आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है? कॉन्डोम एज सच इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्योंकि उसका फेलियर रेट 14 to 24% है। कंसीविंग प्रेगनेंसी केयर या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी आज के डेट में इतना बड़ा इशू है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 95% कपल आज इन तीनों चीज़ों से परेशान है, जो कि सिटी लाइफ में रहते हैं। जी हाँ, इन चीज़ों को लेके बहुत सारे टेक्निक्स यूट्यूब पे आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो अल्टीमेटली हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्टर्ब भी करती है या फिर मिथ भी फैलाती है, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप देखते हो और जिनका मार्केटिंग किया जाता है। तो इसलिए आपके लिए आज अनफिल्टर्ड वे में हम बात करेंगे एक ऐसी लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट से, जो कि आपके सारे मिथ्स को तोड़ेंगी और ये बताएंगी कि क्यों प्रेगनेंसी में केयर ज़रूरी है, किस तरीके से होता है, कंसीविंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आखिर क्यों आ रही है, और बड़े से बड़े बीमारी का इस कंसीविंग से क्या लेना देना है। तो चलिए अनफिल्टर्ड बात करते हैं आज डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी से। थैंक यू मैम आने के लिए। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लोगों को, या फिर हम फ्रेंड्स के साथ भी बैठते हैं ना, तो सबसे हॉट टॉपिक आज के डेट पे जो है वो है कंसीविंग, या फिर कंसीव तो कर ले रहे हैं लेकिन मिसकैरेज हो जा रहा है, या फिर 9 मंथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो आज का लाइफस्टाइल ऐसा क्या है जो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? सो हाय एकता, एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है इस समय के हिसाब से। तो अगर आप अभी देखेंगे, अभी रिसेंट एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट भी आई थी कि हम लोग जिस एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, इट्स लाइक 7 सिगरेट्स स्मोक कर रहे हैं, वो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं। स्मोकिंग पर से इज़ वेरी dangerous to the fetus, it's difficult to conceive also। हम लोग अगर कोई इनफर्टाइल कपल आता है तो स्मोकिंग के लिए सबसे पहले मना करते हैं। तो पर क्या करें, या हम जो ब्रीथ कर रहे हैं वही हम स्मोक 7 सिगरेट के स्मोक के बराबर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं नेचुरल वे में। किसी दिन हमें आराम मिल जाता है, जिस दिन बारिश हो जाएगी तो शायद थोड़ा सा, लेकिन अगेन तो स्मोकिंग, पोल्यूशन, देन एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। कोई भी चीज़ आज की डेट में शुद्ध या आपको नेचुरल एनवायरनमेंट की नहीं मिल रही है। ये अगर आप कहीं से पा जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा बून है। तो ऊपर से जो आज का लाइफस्टाइल हो गया है,
अगर हम अपनी खुद की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम गाड़ी से चढ़ेंगे, गाड़ी से उतरेंगे, खुद से हम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कितना वॉक कर रहे हैं। शायद आपके हस्बैंड भी आपको टोक रहे थे। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। हम छोटा सा डिस्टेंस भी चलना नहीं चाहते हैं। पहले के टाइम पे कम से कम दूध लाने के लिए या सब्जी लाने के बहाने से चलना होता था, तो वो भी कमी आज की डेट में जेप्टो और ये स्विगी और सब ब्लिंकिट, yes, कि सब available। ब्लिंकिट विद इन 10 मिनट्स जब तक आप जाके लाओगे तब तक तो ब्लिंकिट वाले आपको दे जाएंगे। तो वो भी कमी आज की डेट में पूरी हो चुकी है कि दौड़ते हुए हम दूध लेके आ रहे हैं या ब्रेड लेके आ रहे हैं। तो एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल विद इन ऐसे करके आपको मिल जाता है। बट हेल्थ पे इसका बहुत डिटोरिएशन इफेक्ट है। चलना फिरना काम करना शायद हम भूल ही गए हैं। लेकिन हम आज के ज़माने, जैसे आज की जो जनरेशन है, इसमें बहुत से लेडीज़ ऐसी होती हैं या लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी के 1 साल में ही कंसीव कर लेती है, हालांकि उनका कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो नहीं कर पाती हैं, उनका भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो नहीं कर पाती है, कुछ इतनी फर्टाइल होती हैं कि वो कर लेती हैं। तो इसमें क्या रीज़न है? मतलब नेचर वांट्स यू टू कंसीव, नेचर वांट्स टू प्रोपोगेट। हम आप मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम लोग आज दो से एडम एंड ईव के ज़माने से आज हम कितने अरबों की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। तो एज सच पर से नेचर वांट्स यू टू कंसीव, लेकिन इनफर्टिलिटी का रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। परसेंटेज में अगर हम 5% भी अगर हम बोलेंगे कि रेशियो है, तो आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से इट्स अ ह्यूज रेशियो, इट्स अ ह्यूज फैक्टर। पर बाकी के 90% तो कंसीव करेंगे ही, ऐसा नहीं है। तो कंसीव करने वाले कर रहे हैं, पर जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कपल्स के रेशियोज या वो कपल्स के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है। नोबडी टॉक्स जब आपका सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाता है, बट मैक्सिमम लोग आज की डेट में उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। इट कैन बी अ लिटिल कि आप गए डॉक्टर के पास गए, 1 या 2 मेडिसिन से कंसीव कर गए, या फिर आपको एक फुल फ्लेजेड प्रोसीजर में जाना पड़ता है। तो इट कैन बी सेड इट्स योर लक कि समटाइम्स इट्स देयर। एंड जहाँ तक आपकी बात है कि कैसे कोई तो तुरंत कर जाता है, तो एक फर्टिलिटी इंडेक्स आपका अपना होता है। इट्स हम जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमेशा यूट्रस को समझाते थे कि इट्स लाइक अ सॉइल, ज़मीन की तरह से। तो कुछ ज़मीन फर्टाइल होती है, कुछ ज़मीन इतनी फर्टाइल नहीं होती है। तो यूट्रस इज़ लाइक दैट। देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड फेकंडिटी। तो जिसका फर्टिलिटी इंडेक्स हाई होता है, दे आर हाईली फेकंडेड, तो वो लोग जल्दी कंसीव करेंगे। तो आपका अपना एक बॉडी का स्ट्रक्चर है जो कि आपको उस चीज़ में भी हेल्प करता है। वी हैव सीन पीपल लाइक कि अब रेशियोज डिटेक्ट हुए हैं, 2 कपल्स जो कि एक कपल जो किसी वजह से अलग हो गए एंड दे वर हैविंग डिफ़िकल्टीज इन कंसीविंग एंड दे मैरिड अनदर पार्टनर्स एंड बोथ ऑफ देम कंसीव नेचुरली, अपने आप ही दोनों ने कर लिया। तो कंबाइंड दे वर नॉट एबल टू कंसीव। जब अलग हुए तो they were able to conceive. तो मे बी द अदर पार्टनर हैड हाई फर्टिलिटी इंडेक्स। तो अगर एक पार्टनर का भी हाई फर्टिलिटी इंडेक्स है तो वो दूसरे को कंपनसेट कर सकता है। तो दिस इज इट बेसिकली। नेचर वांट्स यू टू कंसीव, दे वांट यू टू प्रोपोगेट प्रेगनेंसी, कि आप बढ़ाए आबादी अच्छी से। ट्रू। ये पीसीओडी पीसीओएस काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सुनने में आता है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो पहले आपको पीसीओडी पीसीओएस का आपको इलाज करवाना पड़ेगा। तो क्या ये मिथ है या इट्स ट्रू? ये वन ऑफ द रीजंस फॉर नॉट कंसीविंग में है। अगर आप बहुत सारे रीज़न सोचते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन रीज़न, क्योंकि जो मतलब सिटी वाली गर्ल्स हैं उसमें ये 25 to 30% हो गया है ये वाला फैक्टर। इतने लोग जो हैं वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। एंड इट कैन बी अ पर्सन हु कैन बी वेरी, पीसीओएस में एक सबसे बड़ा कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है वेट गेन का, बट नाउ अ थिन स्लिम गर्ल कैन ऑल्सो हैव अ पीसीओएस। तो वो भी एक हो गया है। पीसीओएस में बेसिकली छोटी छोटी, पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक, पॉली इज टू मैनी, सिस्टिक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी, उसमें ओवरी में बहुत छोटी छोटी सिस्ट डेवलप हो जाती है एंड दे आर सिक्रीटिंग वेरियस काइंड ऑफ हार्मोन्स, जिसकी वजह से एक मेन एग जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो नहीं बनता है। तो उस वजह से कंसीव करने में डिफ़िकल्टी होती है। एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी कंपैरेटिवली इज़ एन ईजियर प्रॉब्लम टू सॉल्व। मतलब बहुत बड़ा रेशियो है तो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम में से है, लेकिन काफ़ी बार वो ड्रग्स को रिस्पॉन्ड करता है। बट मैं हर पेशेंट को समझाती हूँ,
एवरी पॉलीसिस्टिक पेशेंट विल नॉट हैव डिफ़िकल्टी। बहुत सारे पॉलीसिस्टिक पेशेंट्स हैं, वो लोग आराम से कंसीव कर लेंगे, लेकिन उनमें से 10 से 15% है पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट जिनको डिफ़िकल्टीज आएंगी। बट सिंस पॉलीसिस्टिक ओवरी का रेशियो इतना ज़्यादा हो गया, परसेंटेज बढ़ गया है, तो जो आपके पास पेशेंट्स प्रॉब्लम वाले आएंगे वो रेशियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ठीक है, लेकिन एवरी पॉलीसिस्टिक पेशेंट इज़ नॉट एन इनफर्टाइल पेशेंट, दे विल कंसीव नेचुरली। कई बार आपके आराम से 2 बच्चे होते हैं, आप किसी और वजह से गए हैं, अल्ट्रासाउंड में आपका दिखता है कि आपके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी जैसा फीचर है। एंड इट कैन बी मतलब माइल्ड वेरिएंट से लेके डिफ़िकल्ट वेरिएशन जो होते हैं वो हेवी हो जाते हैं कि ज़्यादा सिस्ट है या ज़्यादा रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट है आप। तो वो डिपेंड करता है आपके अपने बॉडी के स्ट्रक्चर पे, आपके वेट पे, आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके खान पान की हैबिट्स पे से भी बहुत अंतर पड़ता है, आपका स्ट्रेस लेवल पे भी बहुत चीज़ों से इससे अंतर पड़ता है। जैसे जब किसी को अगर पीसीओडी डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है या पीरियड्स समय पे नहीं आ रहा है, जल्दी आ जा रहा है। लेकिन बहुतों के साथ ऐसा भी होता है, ये केसेस हैं कि एकदम एक्यूरेट 25 to 30 डेज़ के बीच में पीरियड्स आ रहा है, सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन फिर भी दे आर फेसिंग पीसीओडी। हाउ? अभी एक तो जैसे मैंने बोला कि हर पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले पेशेंट को सारे फीचर्स नहीं होंगे। पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले पेशेंट्स क्या फेस करते हैं? वेट गेन विच इज़ डिसप्रपोर्शनेट टू योर ईटिंग, हेयर ग्रोथ होता है, हर्सुटिज्म होता है, देन पीरियड प्रॉब्लम सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम होती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स उसके अंदर कॉमन है, लेकिन हर जने को ये प्रॉब्लम होगी ऐसा नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स को पीरियड प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करेंगे, कुछ पेशेंट्स वेट गेन के साथ करेंगे, कुछ पेशेंट्स केवल इनफर्टिलिटी के साथ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ हेयर ग्रोथ के साथ करेंगे। तो पेशेंट कैन हैव रेगुलर पीरियड्स डे टू डे। अभी भी मैंने बोला था कि 70 to 80% या 90% पेशेंट्स आपके पॉलीसिस्टिक ओवरी के कभी ना कभी अपने आप कंसीव करके आ जाएंगे आपके पास। तो ऐसा नहीं है हर पॉलीसिस्टिक ओवरी वाला पेशेंट या पीरियड के प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करेगा या हर पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ इनफर्टिलिटी होगी। वेरिएशंस सिम्टम्स के डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के साथ लोग आते हैं। बट ये फीचर्स किसी के अंदर हैं तो उसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी के सिम्टम्स हैं, ये हम लोग बोलते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता है? ट्यूब ब्लॉकेज में क्या प्रेगनेंसी कंसीव करना इट्स टू डिफ़िकल्ट? अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक यूट्रस होता है, यूट्रस के साथ 2 ट्यूब्स जुड़ी हुई होती हैं एंड 2 ओवरीज होती हैं। तो जब ओवरी में एग बनता है तो ये एग जो है ट्यूब में आता है, जब वो पूरा बन जाता है, मैच्योर हो जाता है, और उसी ट्यूब में हस्बैंड का स्पर्म भी आता है। एक पूरा रास्ता है जिसमें यूट्रस को क्रॉस करके स्पर्म को ट्यूब्स को क्रॉस करके आना है। ट्यूब के अंदर एग आ चुका है और वहीं पे ये बच्चा बनता है ट्यूब के अंदर। एंड देन 3 से 4 डेज़ वो उस ट्यूब में ट्रैवल करता है एंड देन यूट्रस तक पहुंचता है और फिर 16 सेल स्टेज या 32 सेल स्टेज पे यूट्रस के अंदर आता है और फिर वहाँ पे वो 9 मंथ्स पलता है। तो ये एक बेसिक नेचर का नियम है कि प्रेगनेंसी कैसे बन रही है। कभी कभी ये ट्यूब में प्रॉब्लम्स होती है। तो एक ये तो आपको समझ में आ गया मेरी बात से कि ट्यूब जो है बिल्कुल रास्ता खुला हुआ होना चाहिए, यूट्रस से लेके ट्यूब तक का रास्ता इट शुड बी ओपन। क्योंकि अगर ब्लॉकेज है तो पहले तो स्पर्म नहीं जाएगा वहाँ पे ट्यूब में जहाँ पे जाना है उसको एंड स्टेज पे। और अगर मान लीजिए ट्यूबल ब्लॉकेज पार्शियल है तो जो स्पर्म है उसकी वेट होती है नैनो में और जो एग होता है वो होता है मिलीमीटर में, क्योंकि ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो अगर एक बार को स्पर्म क्रॉस भी कर गया, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल नैनो में होता है, पर एग जो कि अगर वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो उस ब्लॉकेज को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस कभी कभी एक्टॉपिक, यानी कि एक्टॉपिक मतलब अपनी जगह से अलग, तो ट्यूब में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, क्योंकि वो जब क्रॉस ही नहीं कर पाता है तो वो वहीं पे जम जाएगा वो एग जो कि फर्टिलाइज हो गया है एंड देन वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस क्रॉस कर सकता है। तो एक ट्यूब जो कि बिल्कुल फ्री हो, ओपन हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्शियल ब्लॉकेज में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर सिंगल ट्यूब ब्लॉकेज है मान लीजिए जो कि हम डायग्नोस कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी टेस्ट्स अबाउट इट, तो एक ओवरी और एक ट्यूब भी अगर आपके पास है तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट्स फाइन, बिल्कुल सही है। तो अगर किसी का लो स्पर्म है
तो क्या लो स्पर्म क्वालिटी एक अच्छे हेल्दी बेबी को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर उसमें उनको कुछ मेहनत करनी चाहिए? जेंट्स जो ये मेल फैक्टर जो होता है, मैं हमेशा समझाती हूँ कि अगर आप इनफर्टिलिटी के लिए आप किसी को भी, किसी कपल को आप वो कर रहे हैं, तो मेल फैक्टर 40% होता है एंड 10% बोथ मेल एंड फीमेल फैक्टर्स भी होते हैं। तो मेल्स फैक्टर में एक तो लो काउंट्स हैं। लो काउंट एक अलग चीज़ होती है, एक एस्थीनोस्पर्मिया जिसमें कि स्पर्म का क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ है या उसका मोटिलिटी कम है, ये सब चीज़ें फैक्टर्स भी आती हैं। तो अल्टीमेटली बेबी बनाने के लिए तो एक ही स्पर्म चाहिए होता है, पर उस एक स्पर्म को प्रोपेल करने के लिए कि वो यूट्रस क्रॉस करके ट्यूब तक पहुँचे, उसमें हमें कम से कम 30 to 40 मिलियन स्पर्म्स चाहिए होते हैं। एंड देन एक एग पे वो पूरी तरह से चिपक जाते हैं एंड उनमें से सब अपने स्पर्म्स इंजाइम्स देते हैं जिससे कि एग का शेल कुछ रिलीज हो पाए, और जैसे ही कहीं पे वो कुछ छोटा सा एक कहते हैं कि स्पॉट आया कि जहाँ पे शेल ख़त्म हो गया, वहाँ पे कोई लकी स्पर्म उसको क्रॉस कर देगा एंड वो बेबी बना लेगा। एंड देन एकदम मेम्ब्रेन्स क्रॉस बिल्कुल जम जाती हैं, उसके बाद आप कोई भी स्पर्म उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। सो देयर इज़ अ सेइंग, एक व्हाट्सएप मैसेज है हम लोग के डॉक्टर्स ग्रुप में आता है कि डोंट से दैट यू आर अनलकी, बिकॉज आपने कितने मिलियन लोगों को हराया है आपने अपने आप को आने के लिए। ट्रू ट्रू, इट्स ट्रू। एक कोई लकी होता है कोई sperm। एक होता है, क्योंकि एक स्पर्म के डिस्चार्ज में 1 ml में कई लोगों के 80 मिलियन 90 मिलियन होते हैं, और जनरली 2 से 3 ml तो डिस्चार्ज होता ही है। तो आपने 80 नहीं 200 250 मिलियन लोगों को हराया है जो कि बन सकते थे 250 मिलियन। हाँ। उसके बाद आप एक हो जो आप इस दुनिया में आए हो। तो एवरी वन हु इज हियर इज अ लकी वन। ब्लेसिंग्स है भगवान का, तब आप आए हो तब यहाँ आप आए पे। ट्रू। अच्छा, ये आईवीएफ को लेके भी बहुत ज़्यादा मिथ है, जैसे कि हम आज बहुत सारे मिथ को तोड़ने के लिए बैठे हैं। मिथ सबसे बड़ा ये है कि आईवीएफ अगर कोई करवाता है तो शरीर पे बहुत इसका असर पड़ता है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, फिर आपकी बॉडी अजीबोगरीब स्थिति में होती है, यहाँ तक कि कैंसर की भी समस्या हो सकती है। तो इज़ इट ट्रू, और क्या है इसके पीछे का सच? एक तो मैं हमेशा सबको बोलती है कि एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हो सकता, ब्लैक एंड वाइट तो दुनिया में शायद ही कुछ होता है, ग्रेस तो हर चीज़ में है। तो हमें एक तराजू है जिसमें कि हमें तोलना है कि क्या हम ये कराएंगे तो हम सही रहेंगे या इसको ना कराने से हम ज़्यादा नुकसान में रहेंगे। सो अगर आप मतलब इनफर्टाइल हैं या आप किसी भी तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक इतनी बड़ी समस्या है साइकोलॉजिकली, खासकर फ्रॉम अ कपल्स पर्सपेक्टिव ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प कर रही है और अगर आप उससे कंसीव कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में सोचने की बजाय उस पल को एंजॉय कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। डेफिनेटली हर दवाई, इनफैक्ट हमारी तो हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या है वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट इमीडिएटली कैंसरस या कुछ ऐसा अभी तो इतना कोई रोल नहीं आया है। फ्यूचर में हाँ थोड़ा सा है कि ये चांसेस होते हैं किसी किसी में, बट बहुत रेयर है। एंड अगर आप अच्छे से नॉलेजेबल हैं और आप रेगुलर टाइम पे वो कर रहे हैं, अपने आप को चेक करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपके साथ। एक ओबेसिटी या वेट गेन थोड़ा सा एक साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बॉडी ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है। आजकल तो इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट हो गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा जो मेडिसिन चल रही होती हैं वो सब बंद हो जाती हैं, एंड देन यू आर लाइक अ नॉर्मल पर्सन। आप 3 महीने के बाद अपने अपने डॉक्टर्स के पास चले जाते हो वापस। आईवीएफ वाले, जनरली सेंटर वाले उनको वापस अपने डॉक्टर के पास रेफ़र कर देते हैं। तो मोटा मोटा जो ट्रीटमेंट एक फर्टिलिटी एक नॉर्मल प्रेग्नेंट पेशेंट ले रही होती है, आप बस उतना ही ट्रीटमेंट ले रहे होते हो। तो अल्टीमेट रिजल्ट जब आप इतने परेशान हो एंड इफ़ द टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग यू आउट कि आप कंसीव कर सकते हो, तो आई थिंक वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट कि आज के ज़माने के हिसाब से हमें ये चीज़ है। एंड कैंसर की जहाँ तक बात करेंगे या बड़ी बीमारियों की बात करें, वो इन जनरल मेट्रो सिटीज़ या इन जनरल उनके चांसेस तो वैसे भी थोड़े से बढ़ ही रहे हैं।
इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप रेगुलर चेकअप में रहिए, जैसे जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड हर 2 साल में कराते रहिए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर साल में कराते रहिए। तो ये सब आप करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है कंसीविंग के लिए, तो अभी तक हम कंसीविंग की बात करें, इसके बाद हम दूसरे फैक्टर्स पे आएंगे। तो सारी रिपोर्ट्स सही रहती है, बहुत ये कॉमन है, जैसे मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी कि अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी एक बहुत बड़ा वर्ड हो चुका है आज के डेट में। बिल्कुल। तो इसमें समझ में नहीं आता है कि आगे क्या इसमें सोल्यूशन है या क्या किया जाए। इसमें मोस्टली कपल्स जो है बहुत कंफ्यूज्ड बैठे रहते हैं, या फिर इस आस में होते हैं कि अच्छा जब होना है तब तब देख हो ही लेंगे, जाएगा। या नहीं होगा, शायद मेरे नसीब में नहीं है। तो इसमें इस स्ट्रेस से कैसे निकले एक कपल? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी मैंने बताया था 10% कॉजेज़ में है। अगर हम किसी इनफर्टिलिटी ग्रुप को करते हैं ब्रेकअप, तो 10% पीपल हैव दिस प्रॉब्लम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, वाइफ की सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव। इसमें आज के टाइम पे मेरे को लगता है सबसे बड़ा फैक्टर एज हो गया है। मैं हर एक को समझाती हूँ ये वाली बात कि अगर जैसे आपके 100 कपल्स जो बिल्कुल ठीक है, जिनके आगे बेबी हो रहा है, तो अगर 20 ईयर्स की एज में आपकी बेबी कंसीव करने की क्षमता 100% है, तो 40 साल पर आके ये क्षमता 4% रह जाती है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें ये सब चीज़ों पे असर डालता है। देन बाकी स्ट्रेस लेवल्स हैं, आपके एनवायरनमेंट है, आपकी अपनी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है, आप आपस में आप दोनों की कंपैटिबिलिटी है, इन सब चीज़ों से भी असर होता है। तो ये जो 4% जो 40 साल में रह जाता है वो नेचुरल प्रेगनेंसीज़ के लिए। इसीलिए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है या इतना ज़्यादा इसका यूसेज हो रहा है। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का अगर कोई कपल है, आप एक टाइम लिमिट बांधिए कि मैं 6 महीने इंतज़ार करूँगी, मैं 3 महीने में इंतज़ार करूँगी, या मैं साल भर इंतज़ार करूँगी, आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके। एंड अगर आप एज आपकी बढ़ रही है और अगर आप नहीं कंसीव कर पा रहे हो छोटे किसी भी चीज़ से, तो गो इन फॉर प्रोसीजर। डोंट वेट कि नहीं मैं भगवान भरोसे रहती हूँ, नहीं रहना चाहिए। ठीक है, भगवान तो है ही है, हर जगह सब चीज़ें है ही है, बट इफ़ यू नीड ट्रीटमेंट, और आजकल टेक्नोलॉजी से हो सकता है, तो आप हेल्प लोगे तो हाँ, भगवान आपकी हेल्प करेगा कि इस टेक्नोलॉजी के साथ करेगा। एंड इफ़ यू हैव नो अदर फैक्टर्स, तो मे बी आप लोग सिंगल अटेम्प्ट में ही कंसीव कर जाओगे। तो इट्स बेटर टू टेक एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, गो इन फॉर जो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, उसको बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन, मतलब हम एग ज़्यादा बनाएंगे एंड IUI करेंगे। तो 2 से 3 साइकिल आप IUI के ले सकते हैं। स्टिल इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसीव, प्लीज़ गो इन फॉर IVF, डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, क्योंकि फिर और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। एज की अपनी अलग प्रॉब्लम्स डेवलप होती जाती हैं। राइट। पीरियड्स में भी बहुत से जो कपल्स होते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। इज़ इट सेफ और दे शुड नॉट? एज सच अगर आप बुक्स देखेंगे तो इट्स नॉट कि नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं, ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं। तो माय सजेशन पर्सनल वुड बी कि ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि फीमेल के लिए भी एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है। राइट। तो एज सच, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। यूज़ अगर आप कर भी रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ प्रोटेक्शन। बट आई थिंक अगर ऐसा भी है तो मैम इन्फेक्शंस के भी खतरे इन्फेक्शन के काफ़ी बहुत होते ज़्यादा हैं। चांसेस हो जाते हैं, तो एटलीस्ट यूज़ प्रोटेक्शन, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड। राइट, यस, राइट। जो हाई प्रेगनेंसी रिस्क होते हैं वो कैसे केसेस होते हैं मैम? उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या कब आप हाई प्रेगनेंसी रिस्क पे होते हैं? एक पर्सन, एक लड़की जो कि 20 से 30 साल में है, या 32 लेस देन 35 ईयर्स की एज में है, नेचुरली कंसीव्ड, जिसने अपने आप नेचुरल कंसीव किया है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री किसी ट्रॉमा की नहीं है या प्रीवियस अबॉर्शन नहीं है, तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी जिसको कि हम सोचते हैं कि अधिकतर वो ठीक जाएगी। अब इन प्रेगनेंसी, इनके साथ अगर फैक्टर्स जुड़ने लगते हैं तो वो हाई रिस्क हो जाते हैं। अ पर्सन मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज अगर उसकी है तो ऑलरेडी एक हाई रिस्क पहले से हो जाता है। एक ओबीस पेशेंट में हाई रिस्क हो जाता है। अगर आप एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या इन जनरल कोई भी रीनल कॉम्प्लिकेशन है, लिवर है, आजकल अभी 2 पेशेंट मेरे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव वाले चल रहे हैं, ये पॉजिटिव हो जाते हैं। देन अ प्रेगनेंसी विच इज़ नॉट सिंगल ना हो के मल्टीपल प्रेगनेंसीज है,
जो कि आज की डेट में ये IVF और ये सब प्रेगनेंसीज में ट्विन प्रेगनेंसीज वगैरह कॉमन होती हैं। तो अगर इस टाइप की है तो वो हाई रिस्क हो जाते हैं। आप अनीमिक हो, आपका हीमोग्लोबिन वगैरह काफ़ी लो है, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। तो ये साथ में कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स अगर होते हैं तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। आपके डॉक्टर के साथ कंटिन्यूसली आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। अल्ट्रासाउंड वेरी सेफ इन्वेस्टिगेशन होता है। आज के टाइम पे आपको ये कि अगर एक एक्स्ट्रा हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन साउंड वेव्स होती हैं। तो मे बी यू विल नीड 2 और 3 अल्ट्रासाउंड एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा, ताकि उसको हम लोग चेक कर सकें, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर सकें कि सब कुछ सही चल रहा है। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को बहुत बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने डॉक्टर के साथ अगर कंटिन्यूसली रहेंगे और जिस तरीके से वो बता रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कराते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो निकल जाती हैं, ये सारा टाइम भी निकल जाता है। बहुत से लोग जब 9 मंथ्स का जर्नी रहता है ना प्रेगनेंसी का, उसमें बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। या हर दिन उनके लिए एक चैलेंजिंग डे होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे लोगों को क्या अपने लिए करना चाहिए? क्योंकि बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं काफ़ी लोग, और उस वजह से उनके बेबी पे काफ़ी असर पड़ता है। बिल्कुल। जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, आजकल हम लोग गूगल सबसे बड़ा साधन हो गया है कि भैया आपको हर इसमें- चीज़ बता दे रहा ये है। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि गूगल में कोई जना अपनी कहानी लिख रहा है तो अधिकतर वही लोग ज़्यादा लिखते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग ठीक ठाक निकल रहे हैं वो शायद नहीं लिखते हैं, नहीं वो ओके हो जाता है, दे डोंट राइट देयर गुड एक्सपीरियंस, वो ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो जिनके साथ दिक्कत हो रही है अधिकतर वही लोग शेयर कर रहे होते हैं ये सारी। तो डेफिनेटली है प्रेगनेंसी पुराने टाइम पे तो कहा जाता था, मैं तो आज भी बोलती हूँ एक औरत का दूसरा जन्म होता है। तो प्रेगनेंसी एज सच पर से इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, खासकर अगर उन लोग जिनको कि कुछ टाइम बाद हो रहा है, जो एज ज़्यादा है, जिनके साथ कुछ फैक्टर्स हैं, जिन्होंने कुछ ट्रीटमेंट में हेल्प ली है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे रहते हैं। तो स्ट्रेस का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट कि आप ही अपने आप को बिज़ी रखें, कुछ योगा करें, कुछ म्यूज़िकल रेमेडीज़ करें। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं हमेशा सबको कहती हूँ, कुछ अपनी हॉबीज़ पे आप अपना ध्यान दें। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे करोगे तो आप इस चीज़ से सोचने से थोड़ी देर के लिए तो एटलीस्ट करोगे। बाकी कहते हैं सोच का तो इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो वो तो हम नहीं कुछ कह सकते। बट शायद न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो घर में आप अकेले हो, आपके हस्बैंड हैं, कई बार आप बेड रेस्ट पे हो जाते हो, तो आप अगर जॉब कर रहे होते हो तो जॉब नहीं कर पा रहे हो, दिन घर पे हो। तो अगर आपके घर में कुछ लोग हैं आपके साथ रह सकते हैं तो बेटर है कि आप थोड़ा सा अपने साथ में अपने पेरेंट्स को बुला लें, तो हेल्प हो जाती है। देन दे विल शेयर योर एक्सपीरियंस, दे विल शेयर योर फियर्स, तो उससे आपको हो जाएगा। नहीं कर सकते हैं तो मेक अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप, अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप अच्छा होना चाहिए, आपके कुछ रिलेटिव्स का ग्रुप होना चाहिए जिनके साथ आप कुछ भी बात कर सकते हो। एंड देन यू शुड हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर डॉक्टर, जिसके साथ आप पूरी सी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे, कुछ अपना बिजी रखोगे अपने आप को, अपने माइंड को, तो आप निकाल सकते हो फिर भी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है आज की डेट में। राइट। मिसकैरेजेस के चांसेस कब होते हैं मैम? जैसे अभी मैंने बताया था, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो मैं डिस्कस कर रही थी, जिसमें कि एसोसिएटेड मेडिकल डिसीज़ेज़ हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, जो प्रोसीजर वाली प्रेगनेंसीज़ हैं इसमें, या एक हाई एज की बात होती है, जैसे कि एज जिसकी ज़्यादा है, इन सब के अंदर अबॉर्शन के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो इनके अंदर हमें थोड़ा सा पहले से ध्यान रख के करना होता है, या प्रीवियस हिस्ट्री है 1 या 2 मिसकैरेजेस की, तो हम इनमें एक्स्ट्रा मेडिकेशन या एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस करा के चलते हैं इस तरीके से। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन दोनों को लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। सी सेक्शन अगर किसी ने करवा लिया तो अरे सी सेक्शन हो गया, डॉक्टर्स ने पक्का कोई चाल चली होगी तभी सी सेक्शन हुआ है, पैसे बनाने के लिए किया गया। लेकिन लोग ये समझते नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी अलग है और सी सेक्शन डिलीवरी बहुत अलग है, जो आपके हेल्थ पे इशू क्रिएट करेगा। शायद इसलिए कि पहले के टाइम पे इतने सारे मेडिकेशंस इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थे, या फिर सिजेरियन के कॉस्ट वगैरह फैक्टर पे बहुत होता था।
पर आज के टाइम पे खासकर मेट्रो सिटीज़ में तो नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन सेम सेम कॉस्ट हो सेम गया है, कॉस्ट हो गया, राइट। सेम कॉस्ट हो चुका है हॉस्पिटल्स में। दे आर कोड इज डिलीवरी बाय एनी मेथड। तो वो वाला फैक्टर तो अब जा चुका है, एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ में तो जा चुका है कि पैसे बनाने के लिए सिजेरियन हो गया है। पर कई बार मुझसे लोग पैसे पूछते हैं कि मैम हमारा तो 9 महीने बिल्कुल सही चला और कुछ भी नहीं है, तो अब तो नॉर्मल हो ही जाएगा ना। वॉट वी कैन प्रिडिक्ट इज़ अ सिजेरियन, जैसे कि बच्चा उल्टा है या आड़ा है बच्चा, या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, बच्चा ओवरवेट है या बच्चा बहुत अंडरवेट है, या साथ में कुछ एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से नॉर्मल नहीं हो सकता है, तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि हाँ जी तुम्हारा सिजेरियन होगा। बट नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो एक ही दिन प्रिडिक्ट की जाती है जिस दिन आपकी डिलीवरी हो रही होती है, विच इज़ अ ट्रायल ऑफ लेबर और यू आर कमिंग विद लेबर पेन्स वगैरह पे आते हैं। तो उसी दिन आप बता सकते हो कि तुम्हारी नॉर्मल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अदरवाइज तो अगर जिसमें हमें दिख रहा है कि नहीं हो सकती है, वो तो हम सिजेरियन पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं कि तुम्हारा तो सिजेरियन ही होगा। तो नॉर्मल जिस दिन होनी होती है उसी दिन प्रिडिक्शन होता है कि हाँ जी हो जाएगी। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार बच्चे पॉटी कर देते हैं, हमें अल्ट्रासाउंड में आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन कई बार डबल लूप कॉर्ड अराउंड नेक है वो नहीं मिल रहा होता है, शॉर्ट कॉर्ड एक फैक्टर होता है वो नहीं मिल रहा होता है, तो बच्चा नीचे ही नहीं आ रहा होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक डिलीवरी करी थी, उसमें लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक तो बहुत कॉमनली आजकल अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। तो देन द बेबी वॉज नॉट कमिंग, देन वी हैड टू डू अ सिजेरियन। तो उसमें हमने देखा बच्चे ने गर्दन पे नहीं पेट पे 3 टाइम्स कॉर्ड लपेटी हुई थी। तो बहुत 3 शैतान टाइम्स बच्चा तो वी हैड मेड अ वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो, आई डोंट नो। तो देखा तो फिर वो कैसे आएगा, सारी कॉर्ड तो उसने अपने भी ले ली, तो वो नीचे ही नहीं सरक रहा था। तो देर आर सो मेनी। देन देर वन ऑफ द चाइल्ड विच आई केम अक्रॉस, उसकी गर्दन पे एक सिंगल लूप था। सिंगल लूप पर से इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन, आराम से डिलीवर हो जाता है, पर उससे सिंगल लूप के बाद कॉर्ड ऐसे गई थी, फिर एक हाथ में एक ऐसे लपेटा हुआ था, एंड देन वो था, तो उससे सारी लेंथ ही चली गई। तो एक जो चीज़ है वो नीचे आनी है, वो हेड ही नीचे नहीं आ रहा था, तो वो भी एक रीज़न है। बट वी कैन नॉट गो इनसाइड। जो रोबोट पिक्चर है जिसमें कि वो रजनीकांत अंदर जाके झांक लेता है सब कुछ एंड देन कर लेता है, वो तो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग अंदर घुस के लेकिन देख आज लें। अल्ट्रासाउंड में एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि आपका बेबी नॉर्मल है नहीं है, काफ़ी सारी क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स है। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती हैं, हाँ। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। जैसे कि ये लूप ऑफ कॉर्ड अगर आप गर्दन पे तो आप देख लेते हो, क्योंकि आपका बोन एक वो होता है जिसके अगेंस्ट आपको देखा जाता है। पर अगर लूप्स अगर आपके कहीं और लपेटा हुआ है, जैसे हाथ में है या इधर है, तो वो नहीं दिख सकता है वो आपको। तो ऐसा नहीं होता है कि अल्ट्रासाउंड कैन डिटेक्ट एवरीथिंग। समटाइम्स यू जिस समय डिलीवरी होती है उसी समय हो रहा होता है, और फिर बच्चा पॉटी कर देगा कि नहीं कर देगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। वो तो ऑन स्पॉट होता ऑन द है। स्पॉट ही होता है, तब भी आपको डिलीवरी में सिजेरियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। Yes, true. तो एज सच तो आजकल, और फिर आजकल थोड़ा माइंडसेट चेंज हो चुका है एटलीस्ट मेट्रो में। तो नो बडी नाउ इज अफ्रेड कि नहीं डर रहे, ऐसा तो नहीं है। दे नो कि कुछ भी हो सकता है। यस आजकल ना जब 40s प्लस हो जाती हैं लेडीज़, तो उनके मोस्टली केसेस आ रहे ओवरी निकालने पड़ते हैं, या उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको ओवरी अपना रिमूव करवाना पड़ता है। तो ये क्या केसेस हैं और ये क्यों इतना बढ़ रहा है? प्रॉब्लम्स तो बढ़ ही रही हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन मोडालिटी ईजी हो गई है, पता चल जाता है। तो अगर किसी को कंटिन्यूस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या उसके मेनली ब्लीडिंग या पीरियड डिस्टर्बेंसेस के केसेस में हम देख रहे होते हैं कि ओवरी में कई बार सिस्ट डेवलप हो जा रहा है। तो 40 प्लस में कई बार अगर आपके मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है कोई भी प्रॉब्लम, तो यू मे हैव टू गो फॉर अ हिस्टेक्टमी या यूट्रस रिमूवल। प्रॉब्लम आती है कि आप ओवरीज रिमूव करेंगे कि नहीं करेंगे। डाइसी क्वेश्चन होता है, क्योंकि 40 एज सच इज़ नॉट एन एज ऑफ मीनोपॉज नहीं होती है। तो जनरली अगर आपकी ओवरीज ठीक हैं, अगर हम ऑन द स्पॉट, हमें अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है कि इस ओवरी में सिस्ट वगैरह तो नहीं है, या ये ओवरी हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, तो वी कैन डिस्कस इट बिफोर हैंड कि हम आपकी ओवरी रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर ओवरीज हेल्दी हैं, और अगर जब हम करते हैं ऑपरेट कर रहे होते हैं उस समय भी हमें दिखता है कि ओवरीज हेल्दी हैं, तो वी ट्राई टू लीव दीज ओवरीज एंड हम यूट्रस रिमूव कर लेते हैं।
और अगर हमें दिख रहा है कि ओवरी में सिस्ट डेवलप हो चुकी है, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि ओवरी में बड़े बड़े ब्लड के सिस्ट बन जाते हैं। तो ऐसे केसेस में 40 क्या, अगर 35 में भी प्रॉब्लम हो रही है तो समटाइम्स अर्ली में भी हमें रिमूव करना पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें ओवरीज भी रिमूव करनी पड़ेगी। बट देन वील डिस्कस इट विद पेशेंट कि आपके ओवरीज निकाल दी गई हैं, आपके हार्मोन लेवल्स ज़ीरो हो जाएंगे। देन वी डिस्कस विद द पेशेंट एंड गिव देम, पुट ऑन देम ऑन HRT पे हम लोग, या हार्मोन रिप्लेसमेंट पे भी डालते हैं। पर से 40 एज में अगर कोई सिस्ट वगैरह होती है तो बिना यूट्रस रिमूवल के भी हम लोग खाली ओवरीज निकालते हैं। तो डिपेंड करता है कि ओवरी की पैथोलॉजी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। आप गायनोकोलॉजिस्ट फील्ड आपने क्यों चूज़ किया? आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको गायनोकोलॉजिस्ट ही बनना है? मेरे को जब भी छोटे से थे तो एज सच मेडिकल प्रोफेशन जो है मुझे काफ़ी एक्साइट करता था कि ये बनना चाहिए। शायद मेरी एज के टाइम पे उतनी ज़्यादा फील्ड्स भी नहीं थी जितनी आप एकता, जैसे डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं थी मेरे टाइम पे भी। हम लोग जब कुछ प्रेजेंटेशन बनाते थे तो स्लाइड्स बनाते थे, एंड देन देयर वाज अ प्रोजेक्टर और दीवार पे, और उस पर हम लोगों का होता था। तो टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। मे बी आई डोंट नो आज की डेट पे अगर मैं पढ़ रही होती तो मैं क्या लेती, बट बचपन में जब भी देखती थी तो मुझे लगता था ये कितना अच्छा है, और डॉक्टर्स हैं हेल्प कर रही हैं। एंड देन एक ऑरा होता था, खैर मेरे टाइम पे तो बहुत ऑरा होता था डॉक्टर्स का, तो वी यूज टू थिंक कि ये कितना अच्छा है। एंड देन 11-12 तक आते आते फैसिनेशन भी हो गया कि हमें भी ये काम करना है। और जब भी मैंने डॉक्टरी बना तो मुझे लगा कि ये डिलीवरी करना या हेल्प करना, ये सब चीज़ों को ये कैसे होता है, तो इट वाज ऑलवेज एन एक्साइटिंग थिंग फॉर मी बेसिकली। तो दैट्स व्हाई यू चूज दिस हाँ। गायनोकोलॉजिस्ट फील्ड। ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, मतलब मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं कि 30-35 तक दे डोंट वांट बेबी। बहुत केसेस होते हैं कि उन्होंने बेबी गिरा ली या फिर शादी नहीं हुआ है तो अबॉर्ट करवा लिया, लेकिन फिर जब वो प्लान कर रहे होते तो उनको मुश्किल होती है। तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से क्या है? अनवांटेड मतलब वही, जब आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं देन यू गेट प्रेग्नेंट। मैंने कहा था एक बार आपको भी कि नेचर वांट्स यू टू गेट प्रेग्नेंट। तो अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो एक कॉन्ट्रासेप्शन ये नहीं हो सकता है बीबी भगवान भरोसे कि हम जब चाहेंगे तो होगा और हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आप अगर नहीं चाहते हैं, यू हैव टू यूज़ प्रॉपर मेथड्स। और अगर आप प्रॉपर मेथड्स यूज़ करें, खासकर फीमेल प्रोटेक्शन वाले जो फैक्टर्स ये यूज़ करते हैं, जिसमें कि पिल्स आती हैं या IUCDs आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, आजकल इम्प्लांट्स हो गए हैं यूज़ शुरू, उनका सबका प्रोटेक्टिव फैक्टर 99.9% है। कॉन्डोम एज सच इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्योंकि उसका फेलियर रेट 14 to 24% है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अनप्लैंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज बहुत कॉमन है। जनरली अगर आप डॉक्टर की सलाह के साथ कर रहे हैं तो आपका सब कुछ सही से निपट जाता है। बट ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत अवेलेबल हैं, गूगल बाबा ज्ञान देते ही रहते हैं। बाकी हर जना जो ये चीज़ कर चुका है वो भी सबको ज्ञान देता है, दे आर देमसेल्व्स डॉक्टर्स कि हाँ जी ऐसे कर लो, कुछ नहीं है। बट हर केस अलग होता है। तो मेरा तो सबसे पहले सजेशन ये है कि अनवांटेड है, आजकल कोई आपको जज नहीं कर रहा है, वेदर यू आर मैरिड नॉट मैरिड डजेंट मैटर, कोई यू आर नॉट गेटिंग जज्ड बाय एनीवन। टेक एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर, उनके साथ पूरा डिस्कस करो। एक अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। एंड देन फ्यूचर फर्दर प्रोग्रेस कैसे प्लान करो कि किस मेथड से आपको अबॉर्ट कराना है। अगर आप सेफली अबॉर्ट करा रहे हो तो चांसेस हैं कि इस प्रोसीजर का आपकी आगे आने वाली प्रेगनेंसीज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपका आराम से हो गया तो आप आराम से 3 एपिसोड 4 बार करते चले जा रहे हो कि नहीं नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार हो गया तो अगली बार भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक बार नहीं हुआ है तो दूसरी बार दिक्कत आ सकती है, तब ये नहीं सोच सकते अरे पहले तो दिक्कत नहीं आई अब क्यों आ रही है। तो प्लान योर प्रेगनेंसी व्हेन यू वांट अ प्रेगनेंसी। अनप्लान प्रेगनेंसीज को ना करें, अच्छे से मेथड्स यूज़ करें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, तो आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, अब हम कुछ रैपिड क्वेश्चंस पे मैम बात करेंगे, जिस पे हम लास्ट अब ये हमारा है तो मैं कुछ क्वेश्चंस निकाली हूँ जिस पे हम बात करेंगे, जो कि मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे अच्छा टाइम कब होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का? सबसे अच्छा टाइम का मतलब आप एज वगैरह पूछ रहे हैं एकदम?
यस, एज एज जो 20 होता है to सबसे 30, अच्छा होता है. 20 to 30 इज़ द बेस्ट टाइम. जितना आप लेट करोगे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं. पहले तो कंसीव करने में ही डिफ़िकल्टी आती है एंड देन फर्दर प्रेगनेंसी को रखने में भी दिक्कत आती है. तो बेटर है आप जितने यंग एज में हो, 20 to 30 इज़ द बेस्ट टाइम. और ये कोशिश करें 25-26 साल में आप शादी कर रहे हो तो आप 27-28 तक प्लान कर लो तो बहुत बेटर रहेगा आपका. 2 बच्चों के बीच में एज गैप कितना होना चाहिए? 3 साल मिनिमम एज गैप रखिए ताकि आपकी बॉडी भी रिकवर कर सके. क्योंकि अगर आप साल भर के अंदर कंसीव कर लेते हो कि नहीं हमारे घर में तो बहुत लोग हैं बच्चे को संभाल लेंगे, पर पहले बच्चे को आपको संभालना ही पड़ेगा. आप उसको कोई नहीं पिकअप होता कर है, रहे. आपको अकेले ही करना पड़ता है. इट्स अ मिथ. आपका बच्चा आपको ही संभालना है. अब होना भी चाहिए, ये मैं हमेशा ये कहती हूँ. होना भी चाहिए. क्यों आपका बच्चा आप कोई और किसी के संभाले? ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो कि एग्जैक्टली, आपके पेरेंट्स आके संभालेंगे, मेरे पेरेंट्स आके एग्जैक्टली. संभालेंगे? क्यों? उनकी अपनी भी लाइफ है, उनकी अपनी उन्होंने सारी संभाल चीजें लिया हैं. आपको, तो यस. आपको क्यों संभालेंगे? तो अगर मैं कहूँगी कि आपको बिल्कुल ही अपने को करना है तो मिनिमम 3 इयर्स का गैप दीजिए ताकि आप एक बच्चे को अच्छे से बड़ा कर सकें. एक वो स्कूल गोइंग का बच्चा चला जाएगा, देन यू गेट टाइम फॉर योर सेल्फ. अब आपको उसको उठाना नहीं है, आपको हर समय पिकअप नहीं करना है, आप उसको फीड नहीं करा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है. आपने अपने ऊपर ध्यान भी दे लिया, यू हैव मेड योर सेल्फ, आप पहले की तरह से हो गए हो, अपने वेट को, पुराने वेट को भी रिसीव कर लिया. तो बेसिक मिनिमम 3 इयर्स गैप इज़ अ वेरी गुड गैप. बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए. फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ टिप्स? वेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो वेट रिडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है. देन एक्सरसाइज, डाइट अच्छे से, आप फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप ये सब खा रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं आप डाइट में, ग्लूटेन फ्री ले रही हैं डाइट आप अपने. स्ट्रेस को कम करना बहुत बड़ा फैक्टर है. फिजिकली आप एक्टिव है, स्ट्रेस को कम कर रहे हैं आप. बाकी स्मोक, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहें. अपने ये अगर आपके बीच में कांटेक्ट फ्रीक्वेंसी है उसको ठीक करें. ये नहीं कि महीने में एक दिन डिसाइड करना है कि जिस दिन ओव्यूलेशन है उस दिन हमें कांटेक्ट मोस्टली करना लोग है. यही करते हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए. उस दिन बहुत स्ट्रेस हो जाता है दोनों के लिए. तो बी यू आर, सबसे पहले मैरिड हो आप, एक मैरिड कपल हो आप, पहले आप अपनी लाइफ भी इंजॉय करें. तो प्रेगनेंसी इज़ अ पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ, नॉट ओनली. मतलब बच्चा एक खाली एक नहीं है, आप खुद भी एक इंडिविजुअल हो जिसको अपनी भी चीज़ें चाहिए. तो ये सब आप करेंगे तो आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक से दूर रहें. प्रेगनेंसी जब कोई प्लान कर रहा है और कंसीव नहीं हो रहा है तो कौन से ऐसे टेस्ट है जो उनको सबसे पहले करवा लेने चाहिए? बच्चा होने के लिए एग और स्पर्म 2 की ज़रूरत होती है, साथ में एसोसिएटेड टेस्ट होते हैं. तो 2 बेसिक टेस्ट जो होते हैं वो ये है कि आप स्पर्म काउंट कराएंगे जिसको सीमेन एनालिसिस बोलते हैं, जो आपस में 2 से 3 दिन कॉन्टैक्ट अवॉइड करने के बाद किया जाता है. और एक एग को देखना कि एग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से होता है. तो ये 2 बहुत बेसिक टेस्ट हैं जो कि ये बताते हैं कि आप कर सकते हैं कि नहीं. एंड देन देयर आर सो मेनी टेस्ट, जैसे ट्यूब टेस्ट है या फिर और भी चीज़ें हैं, पर ये 2 बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट है. डाइट जो कि बहुत अच्छी होती है कंसीविंग प्लान करने के लिए, वो क्या है? डाइट विच इज़ रिच इन फ्रूट्स, salads, nutrients, milk products, lots of fluids, seeds, avoidance of oily, fried, outside food. ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो ये बहुत हेल्प करती है. इरेगुलर पीरियड अगर किसी को हो रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले हमें एक बार को इन्वेस्टिगेट करा के, वी शुड इन्वेस्टिगेट दैट पर्सन कि कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कि आपकी ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, यूट्रस की लाइनिंग कितनी है, पेशेंट की एज कितनी है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. कोई एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह. अगर ये सब चीज़ें ठीक है, आपके कोई पैथोलॉजी नहीं निकल रही है, आपकी कोई सिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो जनरली सबसे कॉमन कॉज हार्मोनल होता है. और हार्मोन 3 से 4 महीने के हार्मोनल पिल्स वगैरह के साथ ये चीज़ें ठीक हो जाती है. एक लास्ट क्वेश्चन जो कि क्योंकि आज हम बहुत सारी टॉपिक पे प्रेगनेंसी पे बात की, इसके बाद हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, बट ये आजकल ज़्यादा हाईलाइटेड इश्यूज़ है. पोस्ट प्रेगनेंसी केयर आजकल काफ़ी चल रहा है. लोगों को बेबी होने के बाद वो एक डिप्रेशन में जा रहे, पोस्ट पार्टम हो रही. हालांकि पहले ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ें काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है. या फिर पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आराम करो, रेस्ट करो. लेकिन कुछ लोग आज ऐसे भी है जो जब तक बेबी डिलीवर होने का डेट होता तब तक वो काम कर रहे होते हैं. तो ऐसे में खुद का ख्याल कैसे रखें, या फिर क्या करना चाहिए जो आपकी बॉडी को एक्टिव रखेगा?
काम करना बिल्कुल मना नहीं है, आप जितना एक्टिव रहोगे वो अच्छा रहेगा, पर उस एक्टिव रहने के साथ साथ अपना ध्यान रखना, अपने डाइट पे ध्यान रखना, अपने एक्सरसाइजेस पे ध्यान रखना, वर्क करते रहना, लेकिन वर्क ऑल करना कि उसके अलावा कुछ नहीं करना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको रिवॉर्ड नहीं मिल जाएगा कुछ भी, तो पहले अपना केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अपना ध्यान रख रहे हैं तो आप आखिरी तक भी काम कर रहे हैं तो वो मना नहीं है। डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, आप अपने रेगुलर चेकअप्स पे डॉक्टर के साथ मिलते रहना बहुत ज़रूरी है आपके साथ। देन आपने वर्ड यूज़ किया था पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है एकता कि ये पहले नहीं होता था, पर शायद पहले इतने सारे लोगों से सराउंडेड रहते थे आप कि आपको ये सारी चीज़ें क्योंकि पता ये नहीं चलती थी। पता नहीं चलती थी, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से बात कर लेते थे। एक प्रथा बहुत ज़्यादा थी कुछ दिनों बाद मायके जाने की, कि जब अपने मदर के पास जाना तो वहाँ पे आप काफ़ी रिलैक्स हो इनफैक्ट जाते डिलीवरी भी थे। बहुत से लोग मदर के यहाँ ही पहली डिलीवरी करवाते थे। बहुत सारी जगहों पे मदर के यहाँ होती थी। हाँ। तो शायद ये इसी चीज़ के लिए होती थी कि उसका एक मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगा था। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है कि खाली वही इम्पोर्टेंट है, हस्बैंड आपके साथ हैं, तो बेसिकली फैमिली सपोर्ट और एडिशनल सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं, ये कम मैनिफेस्ट भी कम होती हैं। होता पहले भी था, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में ही हो रहा है, पर ये आजकल ज़्यादा उभर के इसलिए आ रहा है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, इतना आप किसी के साथ सपोर्टिव सिस्टम में नहीं रह रहे होते हैं। एंड देन अगर कभी कभी आपके साथ ज़्यादा फैमिली वगैरह या वैसे सपोर्ट नहीं है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है, एंड देन इट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, क्योंकि बच्चा पालना इतना आसान काम नहीं है। Yes, true. तो इसलिए ये चीज़ बहुत कॉमन हो रही है। आई वुड ओनली सजेस्ट टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो सबसे बेस्ट है, एंड मेडिकेशन व्हेन नेसेसरी, उससे Yes. भी हमें परहेज नहीं है। तो समटाइम्स मेडिकेशंस आर नीडेड और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स देती हैं। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, मेरे को भी। एंड अनफिल्टर्ड वे में हमने जो भी दर्शकों को बताया। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है और आप कुछ और जानना चाहते हैं, या फिर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और मैम से मिलना चाहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो हमने गूगल फॉर्म दे दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें नंबर है, आप बात कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। और इस तरीके के डॉक्टर मिलना जहाँ पे आपसे एकदम फ्रेंडली होके बात किया जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत मज़ा आया मैम आपसे बात करके। Same here, एकता। बहुत सारे सवालों का जवाब मिला लोगों को। सो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड में, नए तरीके से नई सोच के साथ। थैंक यू।